नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं टीसीएस के क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट से। और जैसा उम्मीद थी कि टीसीएस के रिज़ल्ट्स बहुत कोई उत्साहजनक तो आने वाले थे नहीं, लेकिन हुआ ये कि पिछले 4 सालों में जो पूरे साल का गाइड जो रेवेन्यू है वो उसकी ग्रोथ इस बार सबसे कम है। अब ये चीज़ क्या दर्शाती है? ये चीज़ ये दर्शाती है कि अभी भी जितनी भी आईटी कंपनीज़ हैं वो उनका कोई भविष्य जो है वो कोई बहुत अच्छा या उज्जवल दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे मैं हमेशा बताता रहा हूँ कि ये जितनी भी आईटी कंपनीज़ हमारी हैं इन्होंने देश के लिए काफ़ी ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्न किया है, लेकिन इनके जो बिज़नेस मॉडल्स हैं वो ठेकेदारी के ऊपर आधारित हैं। और ये ठेकेदारी में जो ठेका देने वाला होता है उसी के ऊपर सब कुछ निर्भर होता है। अब हो क्या रहा है कि जो नॉर्थ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वहाँ पर जो डिस्क्रेशनरी स्पेंड है ना, यानी आईटी से संबंधित जितनी भी स्पेंड्स होती है वो डिस्क्रेशनरी में इसलिए आती हैं क्योंकि ये किसी कंपनी के लिए मोस्ट असेंशियल नहीं है। वो कंपनी अपने सर्विसेज को या अपने प्रोसेसेस को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट, इम्प्रूव और टेक्नो से भी जब बनाना चाहती है तभी वो आईटी सर्विसेज का इस्तेमाल करती है। लेकिन जैसे ही अनसर्टेनिटी होती है वैसे ही ये आईटी स्पेंड्स इन कंपनीज़ का कम हो जाता है। और इसी कमी के कारण जो हमारी आईटी कंपनीज़ हैं जो वहाँ ठेका लेती हैं वहाँ पर उनका रेवेन्यू या उनकी जो काम करने की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। अब इसमें इस बार क्या हुआ है, देखिए जो मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी, यानी टीसीएस के मैनेजमेंट ने जो कमेंट्री दी, उन्होंने ये कहा कि नॉर्थ अमेरिका में डिस्क्रेशनरी स्पेंड्स में अभी भी बहुत तेज़ी नहीं है। ये फरवरी की बात किया, फरवरी तक की बात वो बता रहे हैं। और उसके बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जहाँ पर उन्होंने उस प्रोजेक्ट को कम कर दिया। यानी मान लीजिए पहले कोई 100 करोड़ का काम करवाना था आपका, तो अब आपने उसको कर दिया भाई मेरे तो आप 60 करोड़ का ही कर दीजिए। तो डिस्क्रेशनरी स्पेंड्स में कुछ तो प्रोजेक्ट्स का रैम्प डाउन हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट्स जो है ना उन पे डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही है। डिसीजन मेकिंग का मतलब हाँ चलो विचार कर रहे हैं, वो जो ठेका देने वाली कंपनी है वो विचार कर रहे हैं। इस तरीके का टीसीएस और अन्य आईटी कंपनियों के साथ वार्तालाप इस संदर्भ में होता है। यानी अभी उन्होंने कोई फाइनली डिसाइड नहीं किया कि भाई ठेका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और अब जब ये ट्रंप साहब का जो ये टैरिफ वाला शगुफा जब आ गया है तब तो ऐसी कंपनीज़ के लिए या हमारी आईटी कंपनीज़ के लिए तो और भी ज़्यादा ट्रबल वाली बात है। हालांकि एक चीज़ ये है कि जो इनका जो ऑर्डर बुक है वो इन्होंने ये कहा है कि इनकी जो ऑर्डर बुक है वो इस साल जो ख़त्म हो गया मार्च में उसके कंपैरिजन में जो अगला साल है उसके लिए ऑर्डर बुक बेटर है। तो वो ये कहते हैं कि साहब जो रेवेन्यू हमारा अगले साल के लिए आएगा पूरे अप्रैल से लेके मार्च अगले साल तक, वो ये कहते हैं टीसीएस वाले कि ये काफ़ी अच्छा आएगा। तो ये टीसीएस के रिज़ल्ट समझना क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो इसलिए है कि सारी कंपनियों का बिज़नेस मॉडल, जो आईटी कंपनीज़ हैं उनका बिज़नेस मॉडल एक तरीके जैसा है। और ये एक कंपनी जो है जो लीडर कंपनी है जैसे टीसीएस है और इन्फोसिस है, इन सब के जितने भी रिजल्ट्स होते हैं या इन सब के भी जो रेवेन्यू या प्रॉफिटेबिलिटी के जो मैट्रिसेस होते हैं वो मोर और लेस एक लाइन में आते हैं। कोई बहुत आप ऐसा ना समझें कि उसमें कोई आप 100 और 50 का अंतर आ जाएगा, 19-20 का इन सब में फ़र्क आता है। इसलिए ये जो ये रिजल्ट्स टीसीएस के ये अन्य आने वाली कंपनियों की जो आईटी कंपनीज़ के रिजल्ट आए उनके लिए एक इंडिकेशन का काम करते हैं। एक और जो खास बात है वो ये है कि जो टीसीएस जो है वो डिविडेंड बहुत अच्छा दे रही है। लेकिन डिविडेंड के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एफडी में डाल दें, वरना अगर आईटी कंपनीज़ में है तो ना तो अभी बेचने का समय है ना अभी खरीदने का समय है। अब दूसरी बात करते हैं, वो ये है कि आरबीआई ने एक ड्राफ्ट गोल्ड लोन गाइडलाइंस जारी की है और उसके कारण कुछ कंपनियों को, जो गोल्ड लोन कंपनीज़ हैं और कुछ बैंक्स हैं, अब उनमें से किसको फ़ायदा होगा किसको नुकसान होगा इसकी चर्चा हम करते हैं। तो देखिए इन्होंने क्यों ये गाइडलाइंस जारी की। जब भी आरबीआई इस तरह की गाइडलाइंस जारी करता है कि उसमें
और स्पेशली उस तरह की गाइडलाइन जिसमें आरबीआई ये कहता है कि आप इतना लोन दे सकते हो और इतना लोन नहीं दे सकते, उसमें आरबीआई का क्लियर इंडिकेशन होता है कि वो इस तरह के लोन्स की ग्रोथ में इतनी तेज़ी से वृद्धि जो है उसके बारे में चिंतित है। अब ये क्या बात है, वो ये बात है कि पहले जो है देखिए गोल्ड लोन के बाज़ार में दो कंपनीज हैं, दो तरह के कंपनीज हैं। एक तो एनबीएफसीज है यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, तो उसमें जैसे मुथूट फाइनेंस हो गया और मन्नापुरम फाइनेंस हो गया और आईआईएफएल टाइप की जो कंपनीज हो गई, और दूसरी तरफ बैंक्स हैं। तो ये दोनों गोल्ड लोन देने का काम करती है। बैंक्स के ऊपर आरबीआई का ज़बरदस्त कंट्रोल है और वो जो है वो गोल्ड लोन के ऊपर 60 से 70% का लोन दिया करते थे। यानी कि अगर आपके गोल्ड की वैल्यू 100 रुपये है तो उस पर बैंक्स मैक्सिमम आपको 60 से 70 रुपये लोन दिया करते थे, जिसको लोन टू वैल्यू बोलते हैं, एलटीवी, इसको तकनीकी भाषा में एलटीवी या लोन टू वैल्यू कहते हैं। अब ये जो बाकी जो 40% है ना, ये बाकी 40% बफरिंग के काम आता है। यानी मान लीजिए किसी कारण से बाज़ार में जो सोने की कीमत है, वो सोने की कीमत है वो कम हो गई, तो आपके पास इतना कोलेट्रल या गिरवी इतना रहा ही नहीं, तो आपके पास वो लोन डूबने का चांस होता है। जबकि गोल्ड के साथ जो लोन है उसको सेफेस्ट लोन माना जाता है। गोल्ड जो है वो रखने में आसान है और गोल्ड बेचने में आसान है। ये इसको आप कंपेयर कीजिए मकान से। अगर मकान को गिरवी रख के अगर किसी ने लोन दे दिया किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, तो उसको मकान को बेचने में जो है ना जितना खर्चा आता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके कारण क्या है, उसका और प्रोसेस भी बहुत टीडियस होती है। यदि किसी व्यक्ति ने सोना गिरवी रख के और कोई लोन लिया है तो और वो नहीं चुका पाया उस लोन को, तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको लोन वो सोने को बेचकर अपना पैसा और ब्याज रिकवर कर लेता था। अब जो एनबीएफसीज हैं, जैसे मैंने बताया कि बैंक्स जो हैं, बैंक्स तो 60 से 70% लोन देते थे और जो एनबीएफसीज है ना वो 70 से 80% तक लोन दिया करती थी। तो आरबीआई को इस बात की चिंता है कि अभी तो गोल्ड का जो भाव है वो इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर चढ़ रहा है। अगर किसी कारण से, क्योंकि एक लेवल पे चढ़ने के बाद कोई भी चीज़ ऐसा तो नहीं अनंत काल तक ऊपर चढ़ती रहेगी, वो नीचे भी आएगी। तो अगर जब वो नीचे आएगी तो ये जो 80% आपने 70 से 80% आपने दे दिया, एनबीएफसी ने दे दिया, तो फिर क्या होने वाला है, उनको वो जो गोल्ड लोन का जो पैसा है वो एनपी होने या नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो आरबीआई ने एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जैसे पहले बैंक किया करते थे वैसे ही वैसे एनबीएफसीज को ही करना पड़ेगा। यानी कि वो मैक्सिमम 75% तक लोन टू वैल्यू, यानी जो गोल्ड की कीमत है उसका मैक्सिमम 75% वो एनबीएफसी और बैंक दोनों वो लोन दे पाएंगे। इसके बाद आप लोन नहीं दे पाएंगे। तो इससे क्या है, इससे इसका जो इफेक्ट है वो समझ लेते हैं। तो देखिए पहले 80% तक आप लोन दे देते थे एनबीएफसीज और बैंक जो है 60 से 70% ही देते थे। तो अब क्या हो रहा है कि बैंक के पास तो 10 से 15% का ज़्यादा लोन देने का मौका आ गया और एनबीएफसी के पास अब एक लिमिट हो गई कि वो 75% से ज़्यादा लोन नहीं दे सकते। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जितना पैसा वो लोन पर चला सकते थे उसके कंपैरिजन में अब वो काफ़ी कम पैसा 5 से 7%, 10% पैसा कम चला पाएंगे। उधर ही बैंक जो है वो 10 से 15% एक्स्ट्रा लोन दे के अपने इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। तो आशा है आपको ये बात समझ में आ गई, क्योंकि बैंक्स का और एनबीएफसीज का बिजनेस है ना वो पैसा देकर ब्याज कमाना है। तो बैंक ज़्यादा ब्याज दे पाएंगे, ज़्यादा अमाउंट दे पाएंगे और उस पर ज़्यादा ब्याज कमा पाएंगे। और जो अभी जो कंपनीज़ हैं, जो एनबीएफसी गोल्ड लोन कंपनीज़ हैं, वो कंपैरेटिवली पहले के कंपैरिजन में कम लोन दे पाएंगी। तो इसके कारण उनकी आय जो है वो घटेगी। इसीलिए जब ये ड्राफ्ट गाइडलाइंस आई 9 तारीख को, तो काफ़ी सारे जो गोल्ड लोन की कंपनीज़ हैं उनको उनके जो शेयर्स के प्राइसेस हैं वो काफ़ी नीचे गिरे। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर की। तो क्वेश्चन आंसर का सिलसिला मैं शुरू करूं उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये चैनल पसंद आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको किसी कंपनी के बारे में या किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई अगर आपकी क्वेरी है या एक जनरल भी कोई आपकी क्वेरी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि मेरी सामर्थ्य के अनुसार जवाब दे पाऊँ। दूसरी बात, मैं जितनी भी शेयर्स का किसी भी वीडियो में जिक्र करता हूँ उसमें मेरी खरीद या फरोख्त की कोई राय नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही बाज़ार में कोई खरीद या फरोख्त का निर्णय करें। तो अब पहला क्वेश्चन लेते हैं। SYES 1975 का वो सालासर टेक्नो के बारे में पूछते हैं। तो देखिए, सालासर टेक्नो, उन्होंने वैसे लिखा सालासर था, तो मैं ये मानता हूँ कि सालासर टेक्नो करके जो कंपनी है वही सबसे ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर में पॉपुलर है, इसलिए मैंने अपने हिसाब से सालासर टेक्नो करके कंपनी को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये देखिए क्या बनाती है। तो देखिए, अपन जो ये कंपनी जो है ये गैल्वेनाइज स्टील स्ट्रक्चर्स बनाती है। अब गैल्वेनाइज स्टील स्ट्रक्चर क्या होता है कि लोहे का एक स्ट्रक्चर या स्टील का स्ट्रक्चर फ्रेम जो होता है ना वो, और इसके ऊपर एक जिंक की कोटिंग, जिंक एक मेटल होता है उसकी कोटिंग कर देते हैं जब अपन, तो उससे क्या होता है कि वो जो स्ट्रक्चर जो होता है ना वो जंग नहीं खाता, क्योंकि जिंक जो है ना वो कोरोड नहीं होता या उस पर जंग नहीं लगती। तो जैसे अपन जो पाइप होते हैं, प्लास्टिक के पाइप नहीं, जो पानी के जो पाइप होते हैं, पानी की सप्लाई के घरों में जो पाइप होते हैं, अगर आपने उनको देखा होगा तो थोड़े चमकीले चमकीले से पाइप दिखाई देते हैं आपको, ठीक है ना, सिल्वर कलर का उनका कलर होता है। तो उसके ऊपर क्या है, जिंक की कोटिंग होती है, तो उनको GI पाइप होते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप। ऐसे ये जो कंपनी है ये गैल्वेनाइज्ड स्टील स्ट्रक्चर बनाती है। अब ये कहाँ काम आते हैं, तो ये टेलीकॉम टावर्स में काम आते हैं। वो टेलीकॉम के टावर आपने बड़े बड़े देखे हुए होंगे, ठीक है, तो उनके ऊपर वो जो स्ट्रक्चर है वो उनके लिए ये स्ट्रक्चर ये बनाती हैं। ट्रांसमिशन टावर्स, जिससे बिजली की लाइनें जो आपने दूर दराज के इलाकों में देखी होंगी, बड़ी हाई टेंशन लाइनें जिनके ऊपर, जिस स्ट्रक्चर के ऊपर चलती हैं वो। फिर ये यूटिलिटी पोल, ये जो अपने बिजली के खंभे जो होते हैं वो। फिर उसके रेलवे ओवर ब्रिजेस, ठीक है, और इसके अलावा स्टेडियम की लाइट्स, क्रिकेट मैच वगैरह होते हैं, फुटबॉल हॉकी के जो मैचेस होते हैं, डे नाइट के जो मैचेस होते हैं, नाइट के जो मैचेस होते हैं, तो उसमें जो पोल होता है, स्टेडियम के पोल जो होते हैं ना, स्टेडियम के लाइट्स, उनके लिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके अलावा ये EPC कॉन्ट्रैक्ट भी लेते हैं। EPC क्या हुआ, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या कि ये जो आप तो इनको ये बता दीजिए भाई ये वाला काम करना है, तो ये डिज़ाइन भी कर लेंगे, उसका माल भी ले आएंगे, कंस्ट्रक्ट भी कर लेंगे और सारा काम करके आपको पैसा दे देंगे। तो EPC कॉन्ट्रैक्ट भी ये लेते हैं। फिर हैवी स्टील गर्डर्स भी बनाते हैं। तो ये हैवी स्टील गर्डर क्या हुआ, तो गर्डर क्या चीज़ हुई, जैसे आपको, जैसे अपन पुराने अगर किले वगैरह में देखें, आजकल नॉर्मल में तो RCC छतों में RCC डलती है, तो पहले क्या होता है, स्टील के गर्डर्स जो होते हैं, पुराने कोई मकान आपने देखे हो तो उसमें क्या होता है कि दो जो लोड, छत के ऊपर जो लोड आता है उसको एक्चुअली जो बियर करता है या उसको जो सहता है वो स्टील के गर्डर होते हैं। अगर आप पुराने किसी मंदिर या मस्जिद में या किसी गुरुद्वारे या चर्च में अगर आप देखें तो पुराना स्ट्रक्चर अगर होगा तो उसमें आपको काफ़ी चांसेस इस बात के हैं कि आपको लोहे के गर्डर जो है ना छत पे दिखाई दे, तो वो स्टील के गर्डर भी ये बनाते हैं। फिर ये इनका जो है ये कुछ एक्सपोर्ट भी करते हैं, फिलीपींस को, नेपाल को, USA को और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ को भी करते हैं। और जो इनकी जो ऑर्डर बुक है, देखिए ये फिर ये एक इंजीनियरिंग कंपनी है, ठीक है, तो इसमें क्या है, इसकी ऑर्डर बुक जो है वो 22,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। और इनका जो रेवेन्यू है, जैसे मैंने बताया इनके 3 वर्टिकल्स हैं, तो जो स्टील स्ट्रक्चर, ये जो गैल्वेनाइज स्टील स्ट्रक्चर्स जो बनाते हैं उससे इनका 61% रेवेन्यू आता है। 35% इनका जो EPC कॉन्ट्रैक्ट ये लेते हैं, जो मेजरली जो ये लेते हैं तो वो रेलवेज़ के लिए लेते हैं, तो EPC कॉन्ट्रैक्ट जो रेलवेज़ के उससे 35% रेवेन्यू आता है और 4% अदर बिजनेसेस जो हैं उनका उससे आता है। अब इसमें खास बात क्या है, खास बात ये है कि देखिए एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, काफ़ी उनको अनुभव है इस इंडस्ट्री का, और ये जो प्रोडक्ट कैटेगरी है ना वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, यानी कहीं EPC भी ये ले लेते हैं, स्टील गर्डर्स का काम भी कर लेते हैं, फिर गैल्वेनाइज जो इनका स्टील स्ट्रक्चर का जो काम है उसका उसकी यूज़र इंडस्ट्री बहुत है। और मार्की जितनी कंपनीज़ हैं ना, मतलब बहुत अच्छी अच्छी कंपनी, एयरटेल है, वोडाफोन है, BSNL है, ये टेलीकॉम में, फिर इनको रेलवे में काफ़ी ज़्यादा काम मिलता है। तो स्टेडियम में जब लाइटें वगैरह लगाई जाती हैं या ट्रांसमिशन लाइंस, आपको इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन लाइंस लगाई जाती हैं, तो वहाँ पर ये एक
प्रेफर्ड चॉइस होते हैं जो हमारा सालासर टेक्नो है वो। तो ये इनकी बात। और ऑर्डर बुक जो है जैसे मैंने बताया इनका 31 दिसंबर 2024 को 22,000 करोड़ की इनकी ऑर्डर बुक थी, जो आपको एक रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है, कंपनी को एक रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है कि भाई 22,000 करोड़ के ऑर्डर है और मान लीजिए इसमें से कुछ कैंसिल नहीं हुए तो इनका काम अगले आने वाले सालों में भी इनकी रेवेन्यू और इनका काम अच्छा चलेगा। अब दिक्कत वाली बातें क्या है? दिक्कत वाली बातें हैं कि जैसे ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं अदर, जैसे गवर्नमेंट के में बहुत काम होता है, इनका जो 35% रेवेन्यू आता है वो रेलवे की ईपीसी से आता है। तो अब जो रेलवे की ईपीसी से इनका जो बिजनेस आता है वो तो टेंडर बेस्ड है। अब टेंडर मिले ना मिले वो दूसरी बात है। फिर क्या है कि आपका हैवी वर्किंग कैपिटल आपका चाहिए, कि जैसे मैंने बताया जितनी भी इंजीनियरिंग वाली कंपनीज़ है ना, ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली कंपनीज़ हैं, इनमें इनको पहले माल बनाना पड़ेगा, ऑर्डर लेना पड़ेगा, ऑर्डर को पूरा करने के लिए इनको पैसे लगाने पड़ेंगे, और पैसे लगाने के बाद उसको पूरा करने के बाद ही उसको जब हैंडओवर आप कर दोगे प्रोजेक्ट को, तभी आपको ये पैसे वापस मिलेंगे। तो इसलिए क्या है, एक थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल हैवी है। फिर क्या है, जो एक और जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है वो है रॉ मटेरियल की फ्लक्चुएशन। अब इनका वही वाली बात कि रॉ मटेरियल की फ्लक्चुएशन हो गई तो या तो आप जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आप ये क्लॉज डालो कि भाई हम जो ये रॉ मटेरियल जो है ना वो उसकी कॉस्ट हम बियर नहीं करेंगे, यानी कि अगर वो प्राइस एस्केलेट होगी तो हम आपको हायर प्राइस पे देंगे। लेकिन कई बार ये सब चीज़ें संभव नहीं हो पाती, ठीक है। तो इस कारण से क्या एक ये भी रिस्क है। अब फाइनेंशियल्स की बात करें तो मार्केट कैप बहुत छोटा मार्केट कैप है, मात्र 1550 करोड़ का मार्केट कैप है, और उस पर डेट टू इक्विटी 0.5 है, यानी हर 100 रुपये पे 50 रुपये का इनके ऊपर कर्जा है। आरओई ठीक ठाक है, 12.5% की आरओई है, 12.5% की। पी जो है वो 32 का है। तो ये मैं मानता हूँ कि इस तरह की छोटी कंपनी और जो इतने कंपटीशन वाली जगह में ये काम करती है तो पी 32 का बहुत ज़्यादा कोई मतलब मैं उसको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मानता। फिर 3 साल की सेल जो है उनको देखें तो 27% सेल बढ़ी है और प्रॉफिट जो है वो करीब 21% इनका बढ़ा है। अब एक और बात है, प्रमोटर जो है ना, प्रमोटर का जो स्टेक है वो दिसंबर 2024 क्वार्टर में 10% गिर गया है और अब वो 53.41 रह गया। अब ये जो एक चीज़ है ना, ये एक रेड फ्लैग है। भाई प्रमोटर क्या कर रहा है उस पैसे का, ये तो समझ में आए। और FII के पास 5.6% स्टेक है, DII के पास नेग्लिजिबल है, और रिटेल का जो स्टेक है इस कंपनी में वो 41% हो गया है, 12% से बढ़ गया। देखिए आप, प्रमोटर का स्टेक 10% से घट गया और रिटेल का स्टेक वो 41% हो गया, 12% बढ़ गया है, ठीक है। और दिसंबर 23 और दिसंबर 24 के अगर डेटा का कंपैरिजन करूं मैं तो दिसंबर 23 में कुल 76,800 शेयर होल्डर्स थे टोटल, और अब वो बढ़कर 4,94,000 हो गए हैं। इसका मतलब क्या है, सारे रिटेलर्स सालासर टेक्नो में घुस गए। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों पे आप कृपया विचार किया करें कि शेयर का प्राइस नीचे जा रहा है और लगातार इस सालासर टेक्नो में रिटेलर घुसे जा रहे हैं और एवरेज किए जा रहे हैं, ठीक है। खरीद फरोख्त की मेरी राय कोई है नहीं, लेकिन फिर भी आप जो काम करें इस कंपनी में आप संभल कर करें। सौरभ प्रसाद जी और रोहित जैन जी वो BLS इंटरनेशनल के बारे में पूछते हैं। तो देखिए BLS इंटरनेशनल जो है ना, ये एक अपनी तरह की यूनिक कंपनी है। अभी क्या करती है, देखिए ये वीज़ा, पासपोर्ट और अटेस्टेशन सर्विस का प्रोवाइडर है। अब क्या हुआ, वीज़ा पासपोर्ट तो आप सब जानते हैं, अटेस्टेशन सर्विसेज भी मैं अभी आपको बता दूंगा, बट पहले एक बार समझ लेते हैं करती क्या है, ठीक है। आपको जैसे मान लीजिए अमेरिका जाना, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, तो अब अमेरिका के वीज़ा के लिए आप अप्लाई कहाँ करेंगे, अमेरिकन एम्बेसी में। अब वो अमेरिकन एम्बेसी में जो खुद के कर्मचारी होते हैं, ठीक है, या तो आप उनको वीज़ा बनाने के काम में लगवा दो, ठीक है, या आप क्या करो कि किसी एक एजेंसी को कह दो जो उनकी गाइडेंस में ये सारी प्रोसेसिंग, कागजी कार्रवाई जो है ना वो कर दे। कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, एक बार डिसाइड हो जाए, उसके बाद वो जो कागजी जितनी भी कार्रवाई है ना वो जो है वो एक कोई एजेंसी करके दे दे। इसी तरीके से मान लीजिए किसी दूसरी जगह, मान लीजिए रशिया में, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, मान लीजिए रशिया में भारत का दूतावास है और कोई रशियन आदमी वो भारत आना चाहता है तो उसको भारत का वीज़ा चाहिए। तो
अब वो भारतीय दूतावास के जो कर्मचारी हैं उनको भी यही काम करना पड़ेगा कि भाई कागजी कार्रवाई सारी करनी पड़ेगी। अब दूसरा तरीका ये है कि एक किसी एजेंसी को ठेका दे दो, वो आपके बिहाफ पे, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे सारा काम करके दे दे। तो ये जो BLS इंटरनेशनल है ना, ये कागजी कार्रवाई में जितने भी दूतावास हैं, जितने से भी मेरा मतलब ये है कि जो जहाँ जहाँ इनके कॉन्ट्रैक्ट हैं वहाँ वहाँ ये वीज़ा की और पासपोर्ट की और जो अटेस्टेशन सर्विसेज के ठेके लेते हैं। इनके 2 वर्टिकल हैं। 2 वर्टिकल में से एक वीज़ा और कॉन्सुलर सर्विस का वर्टिकल है और एक डिजिटल सर्विसेज का वर्टिकल है। वीज़ा और कॉन्सुलर सर्विसेज से इनको 81% रेवेन्यू आता है और डिजिटल सर्विसेज से इनका 19% रेवेन्यू आता है। और ये जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज है, यानी कि पासपोर्ट और वीज़ा जारी करने की जो पावर है वो किसी गवर्नमेंट के पास होती है और वो किसी सिटीज़न को, जैसे अपना सिटीज़न होगा तो पासपोर्ट इशू करेगी, फॉरेन का सिटीज़न होगा और वो आपके देश आना चाहता होगा उसको वीज़ा इशू करेगी। तो गवर्नमेंट टू सिटीज़न इनका बिजनेस है। और इसके अलावा ये जो डिजिटल सर्विसेज हैं इसमें ये बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट नियुक्त करते हैं। ठीक है, जैसे कोई बैंक ऐसा हुआ जो जैसे रूरल अपना एरिया है, वहाँ पे बैंक की शाखा खोलना कोई फिजिबल नहीं क्योंकि इतने लोग ही नहीं है, तो एक बैंक का एक कर्मचारी नियुक्त, आप ही समझ लिए बैंक का एक एजेंट नियुक्त किया जाता है। वो जो बेसिक बैंकिंग की सर्विसेज होती है ना, ठीक है, आपके पासबुक में एंट्री कराना, पैसे विड्रॉ करना, पैसे जमा करना, ये बहुत छोटी छोटी जो सर्विसेज होती है ना, वो एक सिंगल व्यक्ति जो है वो पूरा कर देता है, तो उसको बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बोलते हैं। तो ये करते हैं इस जो डिजिटल सर्विसेज उसमें। और इसके अलावा ये ई-गवर्नेंस की सर्विसेज भी करते हैं। तो जैसे पानी बिजली के बिल जमा कराना, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, अपन नगर पालिका नगर निगम से रिलेटेड जो आपके जो कार्यवाहियाँ होती हैं, तो वो ई-गवर्नेंस से रिलेटेड सर्विसेज कहलाती हैं। तो वो भी ये इनकी जो डिजिटल सर्विसेज हैं वो करती है। अब ख़ास बात क्या है कि ये वीज़ा और काउंसलर सर्विसेज के लिए वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है वर्ल्ड में। तो दूसरी बात यह 70 से ज़्यादा देशों में इनकी प्रेजेंस है और 46 से ज़्यादा सरकारें, विश्व में 46 से देशों से ज़्यादा देशों की सरकारें इनकी क्लाइंट हैं, यानी उनके लिए ये पासपोर्ट, वीज़ा और काउंसलर सर्विसेज का काम करती हैं। और अब ये डिजिटल सर्विसेज की बात करें तो 41,500 इनके बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं। 1,36,700 जो है ना इनके ई सर्विसेज टच पॉइंट्स हैं, यानी जहाँ जहाँ आप वो जो नगर पालिका, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इससे रिलेटेड जो सर्विसेज अपन ले सकते हैं ना, वो जो सर्विस देती है, तो वो इनके पास 1,36,700 इनके कियोस्क या इनकी दुकानें हैं जहाँ पर जाके आप ये सर्विसेज ले सकते हो। और इन्होंने ये डिजिटल सर्विसेज जो है ना, इसको का जो वर्टिकल है ना, इन्होंने एक अलग कंपनी में कन्वर्ट कर दिया था, जो BLS ई सर्विसेज के नाम पे, जिसके बारे में भी हमारे शायद रोहित जैन जी ने पूछा था। तो ये फरवरी 2024 में BLS ई सर्विसेज का IPO भी आया था। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो 14,300 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, PE 32 का काफ़ी रीजनेबल है और डेट टू इक्विटी हर 100 रुपये पे 27 रुपये इनका डेट है। ROE बहुत ही शानदार है, 31% का ROE है। लास्ट 3 साल की जो इनकी सेल्स की ग्रोथ है वो 52% है और जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो 84% है। ठीक है, प्रमोटर के पास 70% है, 70%, FII के पास 11%, DII के पास 1% और पब्लिक के पास 17% है। अब असली बात ये है कि इनकी स्ट्रेंथ जो है ना वो किस बात में लाई करती है, वो इस बात में लाई करती है कि जब भी सरकारें कॉन्ट्रैक्ट देती हैं तो वो आपकी एफिशिएंसी, आपकी फेथफुलनेस, आपकी ऑनेस्टी और इससे संबंधित चीज़ों पे देती हैं कॉन्ट्रैक्ट। बाकी सब चीज़ें तो हैं ही, लेकिन इसमें एक जो बड़ी जो अच्छी बात है ना वो ये है कि बैरियर्स टू एंट्री हाई है। हर आदमी आके एंट्री नहीं कर सकता क्योंकि एक फेथ वाला एलिमेंट जो होता है ना, क्योंकि वीज़ा और पासपोर्ट जो है ना नकली बहुत बनते हैं। तो ये सब चीज़ें से बचने के लिए एक ऐसा रिलायबल, हर सरकार ये चाहती है कि एक ऐसा रिलायबल व्यक्ति हो जो वीज़ा और पासपोर्ट की जो फैसिलिटी उसको मिसयूज़ नहीं कर पाए या उसकी कंपनी में गड़बड़ियाँ नहीं हो। इसलिए फेथ बहुत बड़ा एंगल है इसमें। तो इनके पास एक तो एक्सपीरियंस प्रमोटर है, दूसरी बात ये जो फेथ, जो काफ़ी टाइम से ये काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट्स का जो जितने भी इनके क्लाइंट्स हैं उनका फेथ बहुत है।
तो इसलिए इनके टेंडर्स जो है ना रिन्यू होते रहते हैं। अब इसमें डिसएडवांटेज या वीकनेस क्या है, तो ये जैसे मैंने बताया, ये इनका कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जब अगर रिन्यू नहीं होगा, मान लीजिए, वैसे हो जाता है, अधिकतर केसेस में हो जाता है, तो अगर रिन्यू नहीं होगा तो इनके बिजनेस में डेंट आएगा। फिर दूसरी बात क्या है कि जैसे आपके पास एक सरकारें हैं ना, आपको लगातार उस काम को, भाई 46 कंट्रीज़ के साथ है, अब 46 से कितने कंट्रीज़ को और आगे आप बढ़ा सकते हो हर साल, मतलब कितने और कंट्रीज़ के लिए सर्विसेज दे सकते हो। क्योंकि एक बार अगर कॉन्ट्रैक्ट आपका फिक्स हो गया, जैसे मान लीजिए 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट फिक्स हो गया, मतलब 5 साल के आपके लिए करीब करीब रेवेन्यू भी आपके पास आइडेंटिफाइड हो जाती है। तो ग्रोथ आप कैसे करोगे, ग्रोथ कैसे करोगे? तो आप नए बिजनेस में जाओ, या इसी तरह की जो अन्य कंपनीज हैं उनका एक्विजिशन करो। तो और एक्विजिशन कैसे करोगे? तो आपको या तो इंटरनल अक्रूवल से करना पड़ेगा या डेट लेना पड़ेगा। तो ये जो समस्या है ना कि ग्रोथ के लिए इनका एक्विजिशन को जरूरी है। दूसरी बात ये कि मान लीजिए अगर कोई सरकार या कई बार ये पॉलिसी आ जाए, कोई फ्रॉड हो जाए, या वैसे ही सरकार खर्चा कम करने के लिए पॉलिसी कर दे कि भाई हम तो हमारे कर्मचारियों से काम करा देंगे, ठीक है, और हम आपसे काम नहीं करवाएंगे, और टेंडर कैंसिल हो जाए। बहुत सारी कई बार क्या है, ट्रेंड चलता है, जैसे अभी आजकल आउटसोर्सिंग का ट्रेंड है, तो कई बार ये भी हो सकता है कि आउटसोर्सिंग को बंद कर दो, ये भी ट्रेंड कभी भी आ सकता है। तो ये जो एक इनमें जो समस्या है ना इस कंपनी में, वो ये है। बाकी कंपनी दिखने में बहुत अच्छी लगती है, और अगर इनका ग्रोथ थोड़ा सा और सस्टेनेबल हो जाए ना, मतलब ग्रोथ ट्रेजेक्टरी इनकी पता लग जाए, तो वाकई बड़ी शानदार कंपनी। वैसे अभी भी कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो खरीदने बेचने की मेरी कोई राय नहीं है। मिंडा मैन जी, उन्होंने एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, और है तो वो सीनियर सिटीजन से रिलेटेड, लेकिन और वो पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को इस तरह की इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है। और ये भी शायद जिन लोगों को ये इंटीमेट करेंगे, वो इनके कोई ग्रुप है जिसमें काफ़ी सारे सीनियर सिटीज़न हैं, और उन्होंने एक क्वेरी पूछी थी, और उनके बिहाफ पे मिंडा मैन साहब ने बड़ा लंबा मैसेज लिख के और हमें भेजिए। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसके बारे में उनको सही से सही जानकारी दे दें। लेकिन उनके 4 या 5 क्वेश्चन हैं, तो 4 या 5 क्वेश्चन तो मैं एक साथ नहीं लूँगा, तो एक 2 क्वेश्चन करके हम इस चीज़ को डील कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए एक सीनियर सिटीज़न है, उसकी एक एफडी है 5 से 10 साल की। अब वो सज्जन जो है ना, वो एफडी के मैच्योर होने से पहले ही वो स्वर्ग सिधार गए। तो इनके क्वेश्चन ये है कि एफडी मैच्योरिटी जारी रहेगी, या उसी समय प्री मैच्योर जो है टर्मिनेट हो जाएगी। और अगर प्री मैच्योर टर्मिनेट हो जाएगी तो प्री पेमेंट चार्जेस लगेंगे या नहीं लगेंगे? तो देखिए, पहली चीज़ ये है कि प्री मैच्योर टर्मिनेशन का मतलब ये होता है कि आप जो है ना, जानबूझ के आप अपने होशो हवास में जाकर बैंक को ये कह रहे हैं, मैंने आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट मैं अब समाप्त कर रहा हूँ, और उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो पेनल्टी है वो मैं भुगतने को तैयार हूँ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा रहता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कि अगर आप इस टाइम से पहले करोगे तो आपको इस तरह की पेनल्टी भुगतनी पड़ेगी और इतना आपको ब्याज मिलेगा। तो अगर डेथ ही हो गई तो वो तो किसी हाथ में है नहीं, किसी के हाथ में है नहीं। तो बात ये है कि अगर डेथ हो जाती है तो प्री मैच्योर टर्मिनेशन नहीं होता है, ठीक है, जब तक आप बैंक को इसके लीगल एड सूचित नहीं करते। सूचित करते ही तो वो प्री मैच्योर टर्मिनेट हो गई, मतलब वहीं तक आपको ब्याज मिलेगा। लेकिन बात ये है कि प्री पेमेंट पेनल्टी का जनरली क्लॉज नहीं रखा जाता है, क्योंकि आदमी नहीं रहा, बट ब्याज आपको जो मिलेगा ना, वो जिस टेन्योर तक वो एफडी रही उसी टेन्योर का मिलेगा। फिर ये कहते हैं, मान लीजिए एफडी डेथ तक चली और बैंक को सूचित नहीं हुआ, तो एफडी के बाद का इंटरेस्ट, एफडी के जो डेथ के बाद सूचना आई तो इंटरेस्ट रिवर्स करती है बैंक, और बचे हुए पीरियड को नॉर्मल रेट से कैलकुलेट करती है या नहीं? तो देखिए, तो बात सही है कि आप बैंक को अगर सूचना ही नहीं है तो वो एंड तक उसको चलाएगी, और एंड जब आप जो भी उनका लीगल एयर है, जो भी उत्तराधिकारी है, कोई बेटा है या बहू है या उनकी श्रीमती जी हैं उस सज्जन की, है ना, वो जब पैसा लेने जाएंगे तो उनसे पूछेंगे कि भाई क्यों आप पैसा लेने बोले, उनकी डेथ हो गई। और जैसे वो ये बोलेंगे कि भाई उनकी डेथ हो गई, तो वो क्या करेंगे, भाई कब डेथ हुई, डेथ का सर्टिफिकेट मांगेना, और डेथ के सर्टिफिकेट तक का जो इंटरेस्ट है ना, वो उनको पेमेंट होगा। और बाकी का जो पेमेंट रह गया वो जो है वो नॉर्मल आपका जो सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट है, वो ये मान के करते हैं कि भाई अब मैंने तो उस दिन लिक्विडेट कर दी, यानी मैंने तो एफडी उस दिन तोड़ दी जिस दिन डेथ हुई।
क्योंकि जिसके साथ करार हुआ वो ही नहीं रहा, तो उसका पैसा तो आपको वापस देना है ना। तो एफडी से तो पैसा मिल नहीं सकता। बैंक आपको जो पैसा मिलेगा वो तो सेविंग्स बैंक में पहले ट्रांसफर होगा, तभी आपके पास आएगा। ठीक है, तो वो ये मान लेते हैं कि उस दिन जो है ना वो उसकी डेथ हो गई और उसके बाद वो जो पैसा है वो सेविंग्स बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया गया एफडी का, और उस जो सेविंग्स बैंक में जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से कैलकुलेट करके उनके जो नॉमिनी है ना, वो उसको पैसा दे देंगे। और नॉमिनी नहीं है तो जो उनको लीगल एयर्स है और जो बैंक की जो प्रोसेस है उससे जो लीगल एयर्स, उनके उत्तराधिकारी जो हैं, उनके जो वारिस हैं, तो उनको वो पैसा मिल जाएगा। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें हैं, आप इस बात को एक पर्टिकुलर बैंक, जिस बैंक में आपका ये एफडी है वहाँ पर भी एक बार जाके आप कंफर्म करें, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि बचत खाते के या सीनियर सिटीजन्स के हित में आरबीआई टाइम टू टाइम कुछ बेनिफिशियल रेगुलेशन जो है ना, यानी उनके भले में कुछ रेगुलेशन या लॉज जो है ना, या जो रूल्स एंड रेगुलेशन आरबीआई लेकर आती है, तो एक बार आप उनसे पूछ लें, वो आपको इस तरह की बारे में और अच्छा गाइड कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।